हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स है और चैप्टर 9 और आज रहेगा लेक्चर नंबर 7। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। अब तक जो हमने पढ़ा था वो प्रकाश का परावर्तन था, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। और अब बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की, यानी उस घटना की जिसको हम अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्या है उसको समझना है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, हमें पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में संचरित होती है तो वो सीधी एक ही दिशा में चलती चली जाती है। इसका मार्ग, उसका गमन पथ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में चलता है प्रकाश। लेकिन बच्चों अगर माध्यम बदल जाता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। इसे एक माध्यम ये है और ये वो तल है, ये वो बाउंड्री है जो दोनों माध्यमों को अलग कर रही है। जैसे ये नीचे कांच हो, जैसे मैंने ये बना दिया, कोई भी माध्यम हो सकता है, वैसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऊपर का माध्यम अलग है और नीचे का अलग है, ये है माध्यम 1 और ये माध्यम 2 यानी सेकंड मीडियम। तो देखें बच्चों, जब प्रकाश की किरण इस पर किसी तिर्यक दिशा में आपतित होती है, ऐसे ये तो समझना है, ये रेखा क्या है बच्चों, जो दोनों माध्यमों को अलग कर रही है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे मैं कांच का टुकड़ा ले लूं, ये कांच का टुकड़ा है, ऊपर एयर है, तो एयर अलग माध्यम हो गया, ये गिलास ये अलग माध्यम हो गया। तो ऐसे प्रवेश कर रही है किरण इस तरीके से, तो यही तो माध्यम बदला, यही लाइन हमने यहाँ पर बनाई है। जैसे पहला माध्यम हमारा एयर हो सकता है, दूसरा माध्यम वाटर हो सकता है, या और कोई द्रव हो सकता है, या कांच हो सकता है, या और कोई पारदर्शी माध्यम हो सकता है। ये दोनों माध्यम कोई भी हो सकते हैं, अलग अलग हैं, ये उनका सीमा तल है, बाउंड्री है। तो इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे और इस किरण को आपतित किरण कहेंगे। समझते चलें। तो ये चीज हम बाद में बताएंगे। हाँ कुछ कह रहे हो, एक सेकंड। हाँ बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम के तल पर आपतित होती है, तो जैसे ही वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसके चलने की दिशा बदल जाएगी। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अगर माध्यम नहीं बदलता, यहाँ भी वही माध्यम होता जो ऊपर था, तो ये किरण इसी मार्ग पर सीधी चलती चली जाती, ठीक है। लेकिन अब इधर नहीं जाएगी, अब इधर को भी मुड़ सकती है, इधर को भी मुड़ सकती है, ठीक है। मतलब उसकी दिशा बदल जाएगी, उस प्रकाश किरण की दिशा बदल जाएगी और वेग भी बदल जाएगा। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो फिर सुने इस बात को कि जब कोई प्रकाश की किरण, एक सेकंड। हाँ बच्चों, तो क्या बात हो रही थी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही उसकी दिशा बदल जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ इस डेफिनेशन को लिख देता हूँ, जिससे आपको असुविधा न हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, कहां से, पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है,
तो उसकी दिशा बदल जाती है। दिशा बदलेगी बच्चों, चाहो तो यहाँ पर वह वेग भी लिख दो कोष्टक में, दोनों ही बदल जाते हैं, क्योंकि वेग अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे प्रकाश का वेग कांच में अलग होगा, जल में अलग होगा, एयर में अलग होगा, निर्वात में अलग होगा, तारपीन के तेल में अलग होगा, ग्लिसरीन में अलग होगा। कहने का अर्थ है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे बच्चों पारदर्शी ही है, यहाँ मैं यहाँ लिखने को रह गया, तो आप यहाँ क्या लिख लेंगे, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। बदल जाती है। प्रकाश की इस घटना को या इस घटना को कह लो, इस घटना को कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, सेंस समझ में आना चाहिए। ये तो कहने की अभिव्यक्ति है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बहुत आसान बात है बच्चों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखें, यानी अब इस दिशा में नहीं जाएगी, वो इधर भी मुड़ सकती थी, ठीक है, और इधर को भी मुड़ सकती थी, किधर भी मुड़ जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि अब हम पहले ये देखेंगे कि जो माध्यम है अलग अलग, अब यहाँ हम विरल और सघन माध्यमों की बात करेंगे। विरल और सघन माध्यम को दो भागों में बांट सकते हो, विरल और सघन। तो देखो बच्चों, कोई भी माध्यम न तो विरल होता है न सघन होता है, वो डिपेंड करता है कि वो हमने जोड़ा लिया है दो माध्यमों का, वो कौन कौन से पदार्थों का है, वो कौन कौन से माध्यम हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। जैसे हमने कोई से दो माध्यम लिए हैं, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा, ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूँ कि प्रकाश का वेग जिस माध्यम, शॉर्ट में लिखूंगा, प्रकाश का वेग कम होगा तो वो माध्यम सघन होगा, और जिसमें अधिक होगा वो माध्यम विरल हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश का वेग जिस माध्यम में कम होगा वो माध्यम सघन माध्यम, और प्रकाश का वेग जिस माध्यम में अधिक होगा वो विरल माध्यम। जैसे अब मैं पेयर लेता हूं बच्चों, जैसे मैंने एयर और गिलास लिया, यानी वायु और कांच। तो यहां देखें, इस जोड़े के लिए, एयर और गिलास के जोड़े के लिए, यानी इधर एयर है इधर गिलास है, तो इसमें प्रकाश का वेग ज्यादा होगा तो ये विरल माध्यम हो गया, और इसमें प्रकाश का वेग कम होगा तो ये सघन माध्यम हो गया। समझते चलना, बात को ध्यान से समझते चलना बच्चों। अब मैं यहां लेता हूं एयर और वाटर, ठीक है, तो एयर विरल हो गया क्योंकि इसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा, और वाटर में थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये सघन माध्यम हो गया। अब देखें, अब मैं लेता हूं वाटर और गिलास, इधर ले लिया वाटर जल, और इधर कांच, गिलास का कांच से है। तो देखें, जल में प्रकाश का वेग कांच की तुलना में कम होगा, कैसा होगा? कम। वो सॉरी बच्चों, जल में प्रकाश का वेग कांच की तुलना में, कांच में प्रकाश का वेग कम होगा और इसमें ज्यादा होगा इसकी तुलना में। तो एक दूसरे पर डिपेंड करता है बच्चों विरल और सघन, अभी समझ में आ जाएगा। तो इसमें जल में प्रकाश की चाल इसकी तुलना में ज्यादा होगी, तो इसके लिए ये माध्यम हो गया विरल, और कांच में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी तो ये माध्यम हो जाएगा सघन। तो अब देखें, देखो इस जोड़े के लिए जो जल है वो विरल हो गया,
और इस जोड़े के लिए जो जल है वो सघन हो गया। तो माध्यम विरल भी हो सकता है, एक ही माध्यम विरल भी हो सकता है और सघन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि दूसरा माध्यम हमने क्या लिया है, तो किस दूसरे माध्यम के सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि विरल और सघन समझ में आ गए होंगे। अपवर्तनांक के आधार पर मैं और समझाऊंगा कि अब अपवर्तनांक क्या है, थोड़ी देर बाद समझ में आएगी बात। पहले इतना समझ लें कि जो माध्यम सघन होगा उसका अपवर्तनांक n, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं बच्चों, उसका n अधिक होगा। जिस माध्यम का n अधिक होगा वो सघन होगा, और मगर इसी के आगे की बात कर रहे हैं, और जिसका n कम होगा तो वो माध्यम विरल होगा। अब अपवर्तनांक क्या है मैं अभी समझाऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों मैं अपवर्तनांक समझाने जा रहा हूं, यानी किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। किसी भी माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम n से लिखते हैं बच्चों, उसको समझना है। तो एक्चुअली अपवर्तनांक हमें ये बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितने गुना कम हो गई निर्वात की चाल की अपेक्षा। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगी वो अधिकतम होगी, और वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको c से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस संख्या को। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो c से रिप्रेजेंट की जाती है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है बच्चों, ये सबसे अधिक चाल है। तो कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि जिसमें प्रकाश की चाल इससे ज्यादा हो जाए, कम ही आएगी। वायु में इससे कम आएगी, ठीक है, जल में और कम हो जाएगी, कांच में और कम हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी माध्यम है उसका अपवर्तनांक यही बताएगा कि कितने गुना कम हो गई, उसका अनुपात है दोनों चालों का। तो माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, इन दोनों चालों का अनुपात है। निर्वात में प्रकाश, इधर का हटा दें बच्चों, फिर समझा देंगे थोड़ी देर बाद। तो आप बेटा समय तो आपको देना पड़ेगा, अगर फिजिक्स सीखनी है तो आप ये ना सोचें कि सर ज्यादा समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। निर्वात में प्रकाश की चाल दैट इज c बटे उस माध्यम में, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकल रहे हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी, c से अलग आएगी बच्चों, उसको मैंने v से लिख दिया। तो n बराबर क्या आ गया c/v, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, किस बात का ध्यान रखेंगे, इसका कि कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि दोनों चालों का अनुपात बता रहा है, ये भी चाल है ये भी चाल है। अब यहाँ हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि ये अपवर्तनांक हम निर्वात के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसको उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह देते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, ऐसे भी कह सकते हो, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ये निर्वात के सापेक्ष जो लोगे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष लोगे वो रिलेटिव होगा, तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये जो है n वो क्या है, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों।
अब उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सी, ये निर्वात की चाल हो गई। और अब मैं जल की बात करूं तो जल में जो प्रकाश की, कांच की बात करूं, कांच गिलास ले रहा हूं, इसमें जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। कम हो गई, इससे कम ही आएगी अन्य माध्यमों में। तो इस कांच का मैं अपवर्तनांक n निकालूं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कह रहा हूं तो अंडरस्टूड है बच्चों को, निरपेक्ष अपवर्तनांक ही है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात हो रही है। तो n बराबर c बटे v, तो n बराबर c 3 गुणा 10 की घात 8 बटे 2 गुणा 10 की घात 8, कितना आ गया 1.5। तो ये क्या है, उस चाल का, उन चालों का अनुपात है। तो इस माध्यम के अपवर्तनांक से ये पता लग रहा है कि उस माध्यम में यानी गिलास में प्रकाश की चाल निर्वात की चाल की 1.5 गुना कम होगी। ठीक है ना, बात समझ गए ना। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट रहा और प्रकाश के अपवर्तन की घटना भी बताई। अब हम यहाँ चलेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो उसके लिए पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लें जिससे कि फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ तो बच्चों, अब देखते हैं, थोड़ा सा कुछ टर्म्स को सीखते हैं कि जैसे ये वो तल है जो दोनों माध्यमों को पृथक कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। इस पर एक तिर्यक प्रकाश की किरण आपतित हुई, इसको आपतित किरण कहेंगे, इंसिडेंट रे। पहले इन चीजों को समझ लें तब नियमों को समझेंगे अपवर्तन के। और ये कहलाता है आपतन बिंदु। ये क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब इस पर मैं एक लंब खींच देता हूं, इस तल पर जो दोनों माध्यमों को पृथक कर रहा है, तो इसको कह देते हैं अभिलंब। जैसा कि आपने परावर्तन में देखा था, अभिलंब यानी नॉर्मल। तो इस नॉर्मल को हमें दोनों ओर आगे बढ़ाना होगा, दोनों माध्यमों में। ये वो मार्ग है, अगर माध्यम नहीं बदलता तो प्रकाश की किरण इसी दिशा में जाती बच्चों, लेकिन अब माध्यम बदल जाने से वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही मुड़ जाएगी। वो अपनी वास्तविक दिशा के इधर भी जा सकती है और इधर भी मुड़ सकती है। इसकी चर्चा अभी करेंगे कैसे। अगर किरण विरल माध्यम से, अगर मान लो माध्यम एक विरल है और दूसरा माध्यम सघन है, क्या मैं इधर बनाता हूँ बच्चों, आप कहेंगे सर क्या कर रहे हो, अभी बाद में बताएंगे बेटा। एक बात और ध्यान आ गई जिससे और अच्छा समझ में आएगा आपको कि ये जो किरण मुड़ी, ये वाली किरण जो मुड़ गई है, इस किरण को कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, तो ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो बच्चों अब बात करते हैं पहला पॉइंट, यदि प्रकाश की किरण नंबर 1 विरल से सघन में जाती है, किधर जा रही है, विरल से जा रही है, किसमें, सघन माध्यम में, तो बच्चों ये अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे ये पहला माध्यम 1, माध्यम 1 ये कैसा लेके चल रहे हैं हम, विरल, और ये माध्यम 2, ये मान लिया हमने सघन, इसके सापेक्ष ये माध्यम सघन है। तो जैसे ये किरण आपतित हुई बच्चों, ये यहाँ अब हमें क्या करना होगा,
अभिलंब खींचना होगा इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। और अगर ये और इसकी हमें आभासी जो वास्तविक रास्ता होता अगर माध्यम नहीं बदलता ये भी बनाना पड़ता है बच्चों। तो ये इस दिशा में जाती, अब यहाँ से हटेगी तो देखें अगर विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल से सघन में जाती है तो वैसे इधर जाती लेकिन इधर न जाके अभिलंब की ओर खिसकेगी, यानी उस इधर आ गई। अगली बात समझ में, इस मार्ग पर न जाकर के अभिलंब की ओर मुड़ गई, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये जो कोण बना आपतित किरण, यही बना देता हूं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं। और अभिलंब यही तो है बच्चों, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आर कह देते हैं। तो एंगल आई यहाँ पर क्या है, एंगल आई क्या है बच्चों, आपतन कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान आ गया आपको। तो इस इधर की ओर मुड़ गई, ये कोण आर और ये कोण आई। तो बात ध्यान रहेगी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक, अब केस सेकंड दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, वो हमने यहां बना दिया है। अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, दूसरा माध्यम कैसा है, विरल है, यानी ये सघन माध्यम था, यहाँ ये सघन माध्यम था, अलग अलग कर लेते हैं दोनों माध्यमों को। ठीक है, तो अगर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो बच्चों वैसे इधर आनी चाहिए थी लेकिन अभिलंब से दूर हटेगी, तो यहाँ से हटके दूर हटनी है तो इधर कोई तो हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई होगी दोनों पॉइंट। अब आप कहेंगे कि सर हम ऐसे कैसे मान लें, तो इन दोनों बातों को बच्चों में अभी प्रूव करके दिखाऊंगा कि अभिलंब की ओर क्यों हटी और इसमें अभिलंब से दूर क्यों हटी, ये बात अभी क्लियर हो जाएगी। तो उस बात को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर लॉज लिखता हूँ, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है बच्चों, तो अभी बात क्लियर हो जाएगी। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं कुछ जगह बना दूँ। ठीक है, तो ये जगह कर लेते हैं बच्चों। ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है, इनको बना रहने देते हैं, इसको बना रहने देते हैं। हाँ, ये तो लिख ही देता हूँ। ये विरल था ऊपर वाला माध्यम और कहाँ जा रही थी, ये सघन में। ठीक, अभी समझ में आ जाएगी बच्चों ऐसा क्यों हुआ है। तो उसके लिए पहले हम क्या करें, इनको बिगाड़ लिए हैं चित्रों को बच्चों, जिससे कि फिर बनाने पड़ेंगे मुझे। तो अभी मैं एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा तुम्हें। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ लें बच्चों, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर, केवल समझाऊंगा क्योंकि वीडियो पर बहुत लेंदी होगा, टॉपिक अपना पूरा नहीं हो पाएगा फिर। तो देखें पहला नियम क्या है, सुन लें, समझ में आ जाएगी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना, जिस तल में किरण आई है उसी तल में अपवर्तित होगी। ये हो गया पहला नियम।
तीनों चीज किसमें होंगी, एक ही तल में। तो आप लिख लेंगे, जरा एक बार फिर सुन लें कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, ये है पहला नियम प्रकाश के अपवर्तन का। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन से है बच्चों, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात, अनुपात हो गया, सदैव एक नियतांक होता है। ठीक है, आप समझ में आ गई कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए। तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी तो बदल जाएगा बच्चों। तो ये कांस्टेंट हुआ जिसको हमने नाम लिख दिया 1n2, 1n2 बराबर इसको लिख सकते हैं, ये बता दूं बच्चों थोड़ी देर के लिए, n2/n1, ये नियम हो गया दूसरा, अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है बच्चों, मतलब फिर सुन लें, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और जिसको हमने 1n2 नाम दिया है। और 1n2 कितना है, n2/n1। अब 1n2 क्या है बच्चों, 1n2 बराबर है n2/n1। ठीक है, जो कि क्या कहलाता है, 1n2 है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, अब यहां सापेक्ष की बात होने लगी बच्चों, अभी हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ा था। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। 1n2 क्या हुआ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे एयर और गिलास होते तो ANG लिख देते, क्या लिख देते, एयर और गिलास होते तो ANG, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANW लिख दिया, इसका अर्थ क्या हुआ, एयर के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, उसके सापेक्ष, और ये दोनों अनुपात, वो दोनों निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और n1 क्या है, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जैसे अभी मैंने n बराबर c/v लिखा था, तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक था। तो यहाँ n2 क्या हो गया बच्चों, अब कहाँ लिखें, यहाँ लिख दें बच्चों, ये आप इनको समझ ही गए हैं। जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हाँ, इसी के आगे चल रहे हैं बच्चों। n2 क्या है, एक तरीके से c/v2 हो गया, क्योंकि n बराबर c/v था, और n1 क्या हो गया, c/v1। ठीक है, तो ये क्या है, दूसरे, अब मैं लिख नहीं रहा, n2 क्या है, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और n1 क्या है, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और इन्हीं अपवर्तनांकों का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ध्यान रखेंगे, जब 1n2 निकालेंगे तो n2/n1 करेंगे, n1/n2 मत कर देना। फॉर एग्जाम्पल एयर और गिलास लेता अगर मैं, ANG, तो क्या हो जाता, NG/NA, यानी एयर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक कितना हुआ, NG/NA, बाद वाला ऊपर आएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। 1 और 2 कोई से माध्यम हो सकते हैं, ANW लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ANW, तो क्या हो जाएगा, NW/NA। बात समझ रहे होंगे। तो ये दोनों नियम समझ में आ गए होंगे प्रकाश के अपवर्तन के। अब हम उस बात की चर्चा करेंगे कि ये इधर क्यों मुड़ी थी, ये इधर क्यों मुड़ी थी।
तो पहले केस में देखें बच्चों, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको हटाता हूं बच्चों। अब यही समझाता हूं, इतनी जगह काफी है, ठीक है। यही दोनों बातें अभी हम यहाँ समझा देंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। तो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, अभी सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी, कोई वहम बाकी नहीं रहेगा। तो देखें, पहला केस लेते हैं, जब किरण विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में, तो विरल माध्यम यानी ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। जिधर से किरण आती है उसको पहला माध्यम लेते हैं और जिस माध्यम में अपवर्तित होती है उसको दूसरा माध्यम लिया है। तो पहला माध्यम विरल है यानी N1, इसका N1 है अपवर्तनांक, इसका N2 है। तो बच्चों इसमें देखें, मैंने बताया था कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो सघन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर N2 इज ग्रेटर देन N1 है। अब हमने क्या पढ़ा था, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1N2 बराबर N2 बटे N1। अब N2 बड़ा है N1 से, यानी N2 जब N1 से बड़ा होगा यानी अंश हर से ज्यादा होगा तो आंसर 1 से ज्यादा आएगा। बात समझ रहे हैं? तो साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर ग्रेटर देन 1। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, दैट इज आई इज ग्रेटर देन आर, दैट इज आर इज लेस देन आई, यानी आर आई से छोटा होगा। तो देखें ये यही वाला तो केस है बच्चों। तो आर छोटा होना यानी देखो ये आई है, इतना आई है, अगर माध्यम नहीं बदलता तो किरण इधर जाती। अब चूंकि आर छोटा होना है तो किरण इधर को ही तो आएगी। भाई जब इस किरण को इधर लाओगे, वैसे तो ये इतना आई है, शीर्षा विभव कोण हुए, अब इससे छोटा रखना है, ये पूरा कोण भी तो आई हुआ, इससे छोटा कोण बनाना है तो बच्चों रेखा इधर खींचोगे कि इधर खींचोगे? आप कहेंगे सर हम इधर खींचेंगे, तो इधर ही तो खींचेंगे, तो वो किरण किधर को आई, अवलंब की ओर, तभी तो कोण छोटा बनेगा। क्लियर? इज दैट क्लियर? सोच रहा हूं कि बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात, तो इसीलिए अवलंब की ओर क्या हो गई, मुड़ गई। अब इसका उल्टा कर ले, अब किधर जा रही है, सघन से विरल में, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम इसका उल्टा कर लें, वैसे अपने आप कर सकते हो इस बात को, अब अपने आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन चलिए मैं करके फिर दिखा देता हूं आपको, ठीक है। कोई पोता ही नहीं बरतनी चाहिए, कोई कमी बेसी नहीं, तसल्ली से आप पढ़ते रहिए बच्चों, मन लगा के। तो देखें, एक सेकंड, क्या बात हो रही थी? बात हो रही थी बच्चों के अब हम सेकंड केस चल रहे हैं कि जब किरण सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में, यानी सघन माध्यम यानी पहला माध्यम सघन और दूसरा माध्यम विरल, यानी N1 इसका अपवर्तनांक, N2 इसका। तो सघन पहला माध्यम है तो इसका n ज्यादा होगा, यानी N1 इज ग्रेटर देन N2, या N2 छोटा हो गया N1 से। और साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना था बच्चों, N2 बटे N1। तो ये बराबर N2 छोटा है, अब नीचे संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग दोगे तो 1 से छोटा आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि साइन आई बटे साइन आर लेस देन 1। इसका अर्थ क्या हुआ कि साइन आई लेस देन साइन आर। इसका अर्थ क्या हुआ, आई लेस देन आर, यानी आर ग्रेटर देन आई, यानी अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होना है। तो बड़ा कब होगा, देखो बच्चों ये आई है तो ये भी आई हुआ, इतना कोण कितना हुआ, आई, सीधा कोण, ये सीधी रेखा, ये सीधी रेखा। तो अब इस आई से आर बड़ा होना है, तो बड़ा कब होगा, जब ये रेखा इधर को बढ़े।
तो देखिए अवलंब से दूर हट गई। अब यहाँ पर ये कोण इस आई से बड़ा हो गया, वही बात तो यहाँ आ रही थी, इसलिए वो अवलंब से दूर हटी थी बच्चों। कब? जब सघन से विरल में गई थी। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चर्चा करेंगे। हाँ बच्चों, एक बात मैं और बताना चाह रहा था, वो बताने से रह गई कि जो हमने प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखे थे उसमें दूसरा नियम हमने बच्चों ये पढ़ाया था, साइन आई यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है 1n2 और n2/n1। ये नियम अभी बताया था हमने। इसको बच्चों ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे, अलग से पूछा जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? साइंटिस्ट का नाम है स्नेल का नियम। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे, स्नेल्स लॉ। तो जब भी मैं बात किया करूंगा स्नेल के नियम की तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। ओके, ये बात और बतानी थी। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने अपवर्तन की ABCD सीख ली है। तो आज केवल ABCD ही सीखेंगे, कल शब्द बनाना सीखेंगे, फिर वाक्य बनाना सीखेंगे, फिर कहानी लिखना सीखेंगे। ओके, तो धीरे धीरे स्टेप बाय चलते चलिए। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है वो आपने सीख लिया है। तो मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।